क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास पढ़ने के बाद आप ये कह दोगे कि इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है। इसीलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे देना, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, और उसे हमारी एक क्लास दिखा देना। एक क्लास को पढ़ने के बाद वो ये कह देगा कि मैंने इससे बेहतरीन क्लास अपने जीवन में नहीं पढ़ी। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। और हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो आज मैं इतने महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के आया हूं जहां से पेडागोजी का निर्माण होता है, यानी कि सीडीपी के अंदर जो पेडागोजी बनती है वो इसी चैप्टर से बनती है, जिसका नाम है एनसीएफ 2005। क्या नाम है? एनसीएफ 2005 नाम है। तो एन का मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है करिकुलम और एफ का मतलब होता है फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे जरूरी बात क्या होती है, जब भी कोई टीचर आपको एनसीएफ 2005 को पढ़ाता है तो वो 20 बातें आपको फालतू की बताता है जो सीटेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती। मैं केवल 10 पॉइंट आपको बताऊंगा और उन 10 पॉइंट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। केवल 10 पॉइंट बताऊंगा और एनसीएफ 2005 का निचोड़ आ जाएगा। तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि एनसीएफ 2005 होती क्या है। देखो, एनसीएफ 2005 एक फाइल है, एक दस्तावेज है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट की एक फाइल होती है ना, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट रखी है, ऐसे ही एनसीएफ 2005 एक फाइल है, एक दस्तावेज है, जिसमें यह लिखा गया है कि हमें बच्चे को क्या तो पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो अगर कोई आपसे यह पूछे एनसीएफ 2005 क्या है, तो आप कह देना एक फाइल है, एक दस्तावेज है, जिसमें यह लिखा गया है कि हमें बच्चे को क्या तो पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो पेडागोजी जिसे आप कहते हो, उसका मतलब भी यही होता है कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब एनसीएफ 2005 कहता क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। तो एनसीएफ 2005 यह कहता है कि शिक्षा जो देनी है वो बाल केंद्रित देनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल 10 पॉइंट बताऊंगा। शिक्षा जो देनी है वो कैसी देनी है? बाल केंद्रित देनी है, चाइल्ड सेंटर्ड देनी है। कभी कभी बाल केंद्रित की जगह क्या लिखा आ जाता है? छात्र केंद्रित भी आ जाता है। क्या आ जाता है? बाल केंद्रित को ही क्या कहते हैं? छात्र केंद्रित कहते हैं। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि हमें जो एजुकेशन देनी है वो चाइल्ड सेंटर्ड देनी है, बाल केंद्रित देनी है। अब ऑप्शन में जहां पर भी आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए, मेरी बात को ध्यान से समझते चलना, जहां भी आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए, ठीक है, या जहां पर भी आपको शिक्षक केंद्रित दिख जाए, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना। क्यों काट देना है? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि हमें जो एजुकेशन देनी है वो चाइल्ड सेंटर्ड देनी है। कैसी देनी है? चाइल्ड सेंटर्ड देनी है। तो जहां पर भी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड की बात हो या टीचर सेंटर्ड की बात हो, जिस भी ऑप्शन में आपको शिक्षक केंद्रित शब्द दिख जाए या जिस ऑप्शन में आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए, उन ऑप्शन को ही काट दोगे। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन हमें देनी है वो कैसी देनी है? चाइल्ड सेंटर्ड देनी है। मैं कह रहा हूं आपको केवल मैं 10 पॉइंट बताऊंगा और उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, सबसे जरूरी क्या होता है, मैं क्यों कहता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे दो जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं ये जानता हूं
कि पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह होती है कि क्या चीज हमें नहीं पढ़नी। देखो, हमें यह नहीं पढ़ना है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, बच्चा इनको रटता है। मैं आज आपको समझाता हूं कि सबसे जरूरी यह है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन इससे भी जरूरी यह होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। आपसे वो नहीं पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है। अब आप कहोगे सर आप क्यों नहीं बता रहे कि अध्यक्ष यशपाल जी हैं। कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर को हो सकता है ये पता ही ना हो। नहीं, आपका जो एग्जाम है वो पेडागोजी बेस्ड है, फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम नहीं होता। जो फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम होता है वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां भी पेडागोजी बेस्ड एग्जाम होता है वहां ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि एनसीएफ 2005 कहां से लिया गया, कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया था जिसका नाम था सभ्यता एवं प्रगति। ये नहीं पढ़ना, आपको केवल 10 पॉइंट पढ़ने हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ना है कि आपको जो एजुकेशन देनी है, जो शिक्षा देनी है, वो बाल केंद्रित देनी है, उसी को कहते हैं छात्र केंद्रित। तो जिस ऑप्शन में आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए या शिक्षक केंद्रित दिख जाए, उस ऑप्शन को तुरंत कट कर देना। एक पॉइंट क्लियर है? बताओ, इतना सा भी डाउट हो, मैं ये लिख के दे रहा हूं, आप हमारी इस क्लास को पढ़ने के बाद किसी की बुक उठा लेना, किसी के नोट्स उठा लेना, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और क्लास में ही आपके दिमाग में एक एक बात बिल्कुल फिट कर दूंगा। देखो, अब बाल केंद्रित का मतलब होता है कि जो बालक होना चाहिए या शिक्षक होना चाहिए वो दोनों कैसे होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि सीखना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सीखना एक सक्रिय का मतलब एक्टिव, लर्निंग जो है ये एक एक्टिव एवं सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है। भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हुआ चलूंगा, एक एक बात को समझते चलना, समझाने की गारंटी मेरी है। देखो, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो सीखना है, जो अधिगम है, जैसे आप सीख रहे हो, जब तक बच्चा या टीचर एक्टिव नहीं होगा तब तक हम नहीं सीख सकते। जैसे अब मैं आपको एक्टिव होकर के पढ़ा रहा हूं, आप एक्टिव होकर के पढ़ रहे हो तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैं अभी सोते हुए से पढ़ाऊं, बच्चों एनसीएफ 2005 एक्टिव, तो आपको समझ में आएगा क्या बेहतर तरीके से? नहीं, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि चाहे बच्चा हो चाहे टीचर हो, जब तक दोनों एक्टिव नहीं होंगे तब तक लर्निंग अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जहां पर भी निष्क्रिय शब्द दिख जाए, क्या? जहां पर भी निष्क्रिय शब्द दिख जाए, पैसिव वर्ड दिख जाए, मेरी बात को समझते चलना, जहां भी पैसिव वर्ड दिख जाए उसको तुरंत काट देना है। अब आप समझ गए कि निष्क्रिय शब्द को क्यों काटना है? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, जो सीखना है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। जब हम एक्टिव होकर के सीखते हैं तो हम बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आपको निष्क्रिय शब्द दिख जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट देना। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं कि बिल्कुल जो 0 लेवल का स्टूडेंट है ना, उसकी 30 में से 30 की गारंटी है। मैंने क्या बताया? 2 पॉइंट बताए, केवल 10 पॉइंट बताऊंगा और दिमाग में एकदम फिक्स कर दूंगा एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट मैंने बताया कि शिक्षा जो देनी है वो बाल केंद्रित देनी है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको टेक्स्ट बुक सेंटर्ड दिख जाए या टीचर सेंटर्ड दिख जाए, उस ऑप्शन को ही काट देना है। एक बात क्लियर?
दूसरी मैंने बताई है कि लर्निंग जो होनी चाहिए वो एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। तो जहां भी ऑप्शन में आपको निष्क्रिय शब्द दिख जाए उसको तुरंत काट देना। क्लियर है? बताओ कोई भी डाउट हो। 2 पॉइंट क्लियर। अब तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, एनसीएफ 2005 क्या कहता है। देखो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि शिक्षा तो आपको बाल केंद्रित देनी है, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर देनी है। तो आप कहोगे फिर सर शिक्षक का क्या काम है, शिक्षक की क्या भूमिका है, टीचर का कोई रोल वॉल है या नहीं। देखो आजकल जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। तो टीचर का जो रोल है वो सुगमकर्ता का है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि टीचर का रोल क्या है, तो आप कह देना फैसिलिटेटर का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुगमकर्ता या सुविधादाता का है। तो आपसे ये कह देगा कि भाई ये बता दो टीचर का जो रोल है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वो किसकी है, तो आप कह देना सुविधादाता की है, सुगमकर्ता की है। अब मैं आपको बताऊंगा सुविधादाता की कैसे है। देखो एनसीएफ 2005 ये कहता है, समझ लेना बस एक बार, अच्छे से समझाने की गारंटी मेरी है। देखो एनसीएफ 2005 ये कहता कि केंद्र में जो रहेगा वो बालक रहेगा, यानी कि छात्र रहेगा। अब केंद्र का मतलब क्या होता है कि जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी वो बालक के अनुसार होगी। देखो बालक स्कूल के अनुसार नहीं बदलेगा, मेरी बात को समझना। जो शिक्षा व्यवस्था है वो बालक के अनुसार होगी, यानी कि जैसा बालक चाहेगा जो शिक्षा व्यवस्था है वो बालक के अनुसार होगी। बालक व्यवस्था के अनुसार नहीं बदलेगा, व्यवस्था बालक के अनुसार बदलेंगी। अगर बालक कहता कि मुझे तो हिंदी पढ़नी है, हिंदी पढ़ाओ। बच्चे का मन है नहीं मुझे तो गणित पढ़ना है, गणित पढ़ाने दिया जाना चाहिए। बच्चा कहता मुझे तो इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ाओ। यानी कि स्कूल की जो भी व्यवस्था है वो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। किसके अनुसार होनी चाहिए? बच्चे के अनुसार। तो टीचर का जो रोल है वो सुविधादाता का है। अब बच्चा कह रहा भाई मैं तो खेल खेल करके सीखना चाहता हूं, तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उन्हें कौन उपलब्ध कराएगा? तो उन्हें जो उपलब्ध कराने का काम है वो किसका है? वो ही तो टीचर का। जैसे बच्चे को कह रहा है कि भाई मुझे तो जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है या संख्याओं का ज्ञान करना है, तो जो आपका चार्ट पेपर है उसे कौन लाएगा? बच्चा थोड़ी लाएगा। इस चार्ट पेपर को लाने का काम किसका है? टीचर का। तो वातावरण जो स्थापित करने का काम है वो किसका है? टीचर का, जहां बच्चा करके सीखेगा। तो एनसीएफ 2005 जो है ये करके सीखने पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? ये करके सीखने पर जोर देता है। मेरी बात को समझना, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर जोर देता है, करके सीखने पर जोर देता है। अब मेरी बात को समझना, करके सीखने पर जोर देता, मेरी अच्छे से समझना, जोर देता है। ठीक है, आज के बाद जीवन में कभी एनसीएफ 2005 को नहीं पढ़ना। जैसे ये कहता है, जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि चाय कैसे बनाई जाती है। मैं कहता हूं कि बेटा चाय के लिए पानी लो, चीनी लो, दूध लो, पत्ती लो। एनसीएफ 2005 कहता है ये सब मत करो, बच्चे को चाय बनाने का मौका दो कि बच्चा खुद ही तो पानी को उबाले, खुद ही उसमें चीनी डाले, खुद ही उसमें पत्ती डाले, खुद ही उसमें दूध डाले। तो ये जो सामग्री है इन्हें लाएगा कौन? तो इन्हें जो लाने का काम है वही तो टीचर का है। इनको लाने का काम जो है वो किसका है? टीचर का है। इसको कहते हैं कि करके सीखना, यानी कि बच्चा चाय को खुद बनाएगा। चाय के लिए जो भी सामान है वो लाएगा कौन? टीचर। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चा किसी भी कार्य को करके सीखेगा
तो शिक्षक का काम है सुविधादाता का। मतलब सुविधादाता का मतलब है जो शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री कौन उपलब्ध कराता है? आप कह देना टीचर कराता है। बताओ, इतना सा भी डाउट हो, इतना सा भी डाउट हो, बहुत धमाकेदार क्लास है। चलता हूं जी आगे, अब मेरी बात को समझना। अब एनसीएफ 2005 ये कहता है कि शिक्षा जो देनी है वो किस भाषा में देनी है, बच्चे को जो एजुकेशन देनी है वो आप किस लैंग्वेज में दोगे? तो आप कह देंगे कि बच्चे को जो हम शिक्षा देंगे वो बच्चे की मातृभाषा में देंगे। किस में देंगे? वो आपसे ऑप्शन में कहेगा कि हिंदी भाषा में देंगे, आप कह देना नहीं, हिंदी में नहीं देना है, बच्चे की मदर टंग में देना है। किस में देना है? मदर टंग में देना है, बच्चे की मातृभाषा में देना। अब मेरी बात को समझना, बहुत गहराई से बता रहा हूं एक एक बात। देखो, यह है एनसीएफ 2005 जिसे हम पढ़ रहे हैं। एन का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीएफ 2005 जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। किस पर है? पूरे भारत में है। कहां पर अप्लाई है? पूरे भारत के लिए अप्लाई है। मान के चलो आपकी जॉब लग गई तमिलनाडु में, ठीक है, हो सकता है भाई आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है। अब मान लो आपका केवीएस में नंबर आ गया, आपकी जॉब तमिलनाडु में लग गई, तो वहां पर बच्चे तमिल बोलते हैं, मान के चलो, तो आपको जो एजुकेशन देनी है वो तमिल में ही देनी। आप बच्चे से ये नहीं कहोगे कि भाई मुझे तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तू इंग्लिश सीख। नहीं, आपको जो शिक्षा देनी है वो बच्चे की मातृभाषा यानी कि तमिल में ही देनी है। इसको कहते हैं शिक्षा का माध्यम जो हो वो बच्चे की मातृभाषा हो, यानी कि जहां पर जो भाषा बोली जाती है। जैसे हरियाणा में आपकी नौकरी लग गई, अब हरियाणा में बोलते ओ बेटा काम कर लाया, हाँ जी मैं कर लाया हूं, बेटा कल से काम नहीं करके लाया तो लठ तोड़ दूंगा। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ाना है बच्चे को, तभी तो बच्चे को अपनेपन का भाव लगता है, बच्चे को लगता है ये तो मेरी भाषा है। और जब बच्चे को अपनेपन का भाव लगता है तब वो बेहतर तरीके से सीखता है। तो शिक्षा जो देनी है वो बच्चे की मदर टंग, बच्चे की मातृभाषा के अनुसार देनी है। वो कहेगा कि हिंदी में देनी, आप कह देना नहीं, मातृभाषा में देनी है। 4 पॉइंट क्लियर। मैं कह रहा हूं सारे पॉइंट आपकी अंगुलियों पे याद करवा दूंगा मात्र 1 मिनट के अंदर। अभी तो मैं समझा रहा हूं, पूरा निचोड़ 1 मिनट में आपके हाथ में दे दूंगा। क्यों ले रहे हो टेंशन? जब मैं हूं तो समझो पर बात को पहले, ठीक है। आगे कहता है भाई आपकी क्लास ऐसी भी तो हो सकती है, मान के चलो आपकी बिहार में जॉब लग गई, भाई कहीं भी लग सकती है। अब बिहार में एक बच्चा भोजपुरी बोलता है, ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी बोलता है, अब एक बच्चा ऐसा है जो मैथिली बोलता है। कैसी बोलता है? मैथिली बोलता है। एक बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। अब आपकी क्लास में एक से अधिक भाषा के बच्चे बैठे हैं। आपसे कहेगा कि शिक्षक के लिए आप एक टीचर बनोगे, आपकी क्लास में एक से अधिक भाषा के बच्चे अगर बैठे हैं तो टीचर के लिए ये एक बाधा की बात है या एक रिसोर्स की बात है, संसाधन की बात है? देखो, बच्चा क्या सोचता है कि ये तो मेरे लिए बाधा है। क्यों बाधा है? मैं टीचर बनूंगा, भोजपुरी में कैसे पढ़ाऊंगा, हिंदी में फिर कैसे पढ़ाऊंगा, मैथिली में कैसे पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊंगा। ये आपके लिए बाधा नहीं है, ये आपके लिए संसाधन है, अच्छी बात है, रिसोर्स है। आप कहोगे गुरुजी कैसे रिसोर्स है? मुझे बताओ रिसोर्स कैसे है, संसाधन कैसे? मैं बताता हूं। जब भोजपुरी वाला बच्चा हिंदी और मैथिली और इंग्लिश वाले से बात करेगा, भाई जब क्लास में ऐसे आपकी क्लास में मान लो बच्चे बैठे हैं तो ये आपस में बात करेंगे। जब बच्चा आपस में बात करेगा
तो एक बच्चे को एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। जैसे जब हमने बीटेक की थी तो हमारे कुछ दोस्त थे जो बिहार के थे, वो कहते थे दूसरे बच्चों को, जो उन्हें परेशान करता था, कि साले तू कुक्कुर बनेगा, कुक्कुर। अब हम नहीं समझ पाते थे कि कुक्कुर का मतलब क्या होता है। जब वो डेली बोलते थे तो हमें एक दिन समझ में आया कि भाई हमें ये बताओ कि कुकर का मतलब क्या होता है। तो एक लड़के ने मुझे बताया कि ये कुत्ते को कह रहा कि तू कल को कुत्ता बनेगा। तो हमें एक भाषा से ज्यादा का ज्ञान हुआ, अरे मतलब इसका मतलब ये होता है। तो वो मुझसे कहते थे कि मेरा बैगवा मुझे पकड़ा देना। मैंने कि यार बैगवा क्या होता है? बैग होता है। तो मुझे पता लगा कि ये वाह लगाते हैं, अच्छा बैगवा। तो अब जब क्लास में एक से अधिक भाषा के बच्चे बैठेंगे तो एक बच्चे को एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा, तो ये टीचर के लिए अच्छी बात है। अगर एक बच्चे को एक भाषा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है तो ये टीचर के लिए संसाधन है, रिसोर्स है। अरे फ्री में ही एक बच्चे को एक से अधिक भाषा सीखने को मिल गई, तो ये घाटे का सौदा। आप बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप गए दुकान पे, पापा ने भेजा चीनी लेने के लिए, और चीनी के साथ आपको एक बिस्किट, एक नमकीन, ये फ्री मिल गई। आप बताओ ये गलत बात है? अरे कितने जोर की बात है। आप तो चीनी लेने गए थे, ये आपको फ्री में मिल गई, तो बड़ी टॉप वाली बात है। तो ऐसे ही आपकी क्लास में एक से अधिक भाषा के बच्चे बैठे हैं, तो जब वो आपस में बातचीत करेंगे तो एक बच्चे को एक भाषा से ज्यादा का ज्ञान होगा, तो शिक्षक के लिए ये एक संसाधन का काम करती है। तो आपसे पूछता है कि बहुभाषा किसका काम करती है, तो आप कह देना रिसोर्स का काम करती है, संसाधन का काम करती है। वो ऑप्शन में कहेगा बाधा है, आप कह देना बाधा नहीं है। 5 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, 10 पढ़ाऊंगा। अब देखना पांचों आपको याद है। हमारी क्लास की यही विशेषता, घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, क्लास में ही सब कुछ याद होगा। देखो आज हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005। मैंने बताया एनसीएफ से ही पेडागोजी का निर्माण होता है। जो बच्चा कहता है ना पेडागोजी पेडागोजी, वो एनसीएफ 2005 के ही बिंदु उठाए गए हैं। अब एनसीएफ 2005 में आपको 10 पॉइंट पढ़ने। पहला मैंने बताया कि आपको जो शिक्षा देनी है वो बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित देनी है। तो जहां पर भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित आ जाए या शिक्षक केंद्रित आ जाए, उस ऑप्शन को ही काट देना। 1 पॉइंट क्लियर। दूसरा मैंने बताया कि सीखना जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, तो जहां पर निष्क्रिय शब्द आ जाए उसको तुरंत काट देना। तीसरा मैंने बताया एनसीएफ 2005 करके सीखने पर जोर देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। यानी कि जब बच्चा क्रिया करके खुद करेगा तो तब वो बेहतर करके सीखेगा। आगे मैंने बताया कि जो शिक्षक की भूमिका है वो सुगमकर्ता की है, सुविधादाता की है। फिर मैंने आपको बताया शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए और बहुभाषा एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। अब मैं बात करता हूं शिक्षण सूत्र की। एनसीएफ 2005 और क्या कहता है? शिक्षण सूत्र समझना इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि पहले बच्चे को वो चीजें पढ़ानी है जो चीजें बच्चे को आती हैं। वो चीजें पहले बच्चे को नहीं पढ़ानी जो नहीं आती, पहले वो पढ़ाओ जो बच्चे को आती है। तो हमें हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है। वो कहेगा आपसे, कैसे कहेगा सर? कि अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ाओगे? आप कह देना नहीं, हम जो पढ़ाएंगे नोन टू अननोन पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? नोन टू अननोन, यानी कि पहले वो चीजें पढ़ानी है जिन्हें बच्चा, नोन का मतलब जानता है, और फिर वो चीजें पढ़ानी है जिन्हें बच्चा नहीं जानता। तो हमेशा हमें नोन टू अननोन पढ़ाना है, यानी कि जिन चीजों को बच्चा पहले से जानता है पहले वो चीजें पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट,
हमें हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि मूर्त क्या होती है? अब मूर्त से अमूर्त की ओर देखो, जो चीजें इन आंखों से दिखाई देती है, जैसे ये आपकी आंखें हैं, इनसे जो चीज दिखाई दे रही है, जैसे आपको मैं दिख रहा हूं तो मैं मूर्त हूं। जो चीजें इन आंखों से नहीं दिख रही वो अमूर्त होती हैं। तो मूर्त का मतलब क्या होता है? जो इन आंखों से दिखता है वो मूर्त है। जैसे मैं दिख रहा हूं, मेरे यहां पर केडी लाइव लगा है, ये माइक लगा है, ये आपको दिख रहा है, मुझे कैमरा दिख रहा है, आपके कमेंट दिख रहे हैं, तो ये मूर्त है। आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या खाते हुए क्लास ले रहे हो, मुझे यहां से नहीं दिख रहा। तो जो चीजें नहीं दिख रही वो अमूर्त है, वो अमूर्त है। जो चीजें आंखों से दिखे वो मूर्त, जो आंखों से ना दिखे वो अमूर्त। तो पहले वो चीजें पढ़ानी है जो बच्चे को आंखों से दिखती हैं, फिर वो चीजें पढ़ानी है जो आंखों से नहीं दिखती। जैसे मान के चलो आपको रंग के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, अब आपको काला रंग पढ़ाना है। अब आप कैसे पढ़ाओगे काले रंग को? बेटा ये बताओ, तुम्हारे घर पर जो पापा सुबह दूध लाते हैं वो दूध कौन देती है? बच्चा कहेगा सर भैंस देती है जी वो दूध। तो कौन देती है? भैंस देती है। बेटा भैंस कैसी होती है? बच्चा कहेगा सर भैंस काली होती है। इसका मतलब जो चीजें बच्चे ने देखी हुई थी आपने उससे जोड़ करके पढ़ा दिया। जो चीजें बच्चे ने पहले से देखी हुई हैं पहले उन चीजों के बारे में पढ़ाओ। आपने भैंस से रंग को पढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को आंखों से दिख रहा था। जैसे मैं कहूं आपको मुझे लाल रंग के बारे में पढ़ाना है, बेटा ये जो रंग है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये लाल रंग है। अच्छा गुरुजी इसको लाल कहते हैं। तो जब हम आंखों से देख करके किसी चीज को सीखते हैं बेहतर तरीके से सीखते हैं, फिर उन चीजों को पढ़ाना है जो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। इसको ही कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो अब क्या कहेगा वो आपसे। सबसे जरूरी ये भी तो है कि वो आपसे कैसे पूछेगा। वो कहेगा कि हमें अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाना है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, अमूर्त से मूर्त नहीं पढ़ाना, मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है। अब वो और क्या कहेगा? देखो मैं हमेशा यही तो कहता हूं कि बच्चा मुझसे कहता नोट्स दे दो सर। देखो नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन नोट्स ये थोड़ी बता देगा आपको मुंह से बोल करके कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको टिक नहीं करना, इसको करना है। ये एक शिक्षक ही तो बताएगा। अब एग्जामिनर कभी कभी मूर्त की जगह आपको ठोस शब्द दे देता है। अब ये नोट्स बताओ कहां बताएगा कि मूर्त की जगह ठोस शब्द देगा, और वो मूर्त के स्थान पर क्या कह देता है? ठोस कह देता है, और वो कह देता है ठोस से अमूर्त की ओर। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, मूर्त को ही ठोस कहते हैं। कभी कभी मूर्त की जगह वो शब्द को बदल देता है और इसकी जगह पर कौन सा शब्द लगा देता है? ठोस लगा देता है। तो आप ये मत समझना ठोस का मतलब ये आपके सर में पत्थर मार रहा है। ठोस को भी मूर्त ही कहते हैं। तो ये 2 से 3 बार ऐसे ही एग्जामिनर चालाकी करता है। वो कहता है ठोस से अमूर्त। जी हां बिल्कुल सही है, ठोस का मतलब होता है मूर्त। तो जहां भी ठोस शब्द दिखे इसे काट के खुद लिख देना, ये मूर्त की बात कर रहा है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की बात कर रहा है। ऐसे ही तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में। हमारी क्लास से बच्चा क्यों 30 में से 30 लाता है? वो इसीलिए तो लाता है क्योंकि हम बिल्कुल 0 लेवल से समझाते हैं कि बेटा देख ऐसे आएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे पूछेगा। इसीलिए हम कहते हैं हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप टेस्ट दो, आपका स्कोर उसी दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक चीज आपके दिमाग में सेट कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एनसीएफ 2005 ये कहता है कि रटने की प्रणाली खत्म हो। क्या हो? रटने की प्रणाली खत्म हो, यानी कि रटने की प्रणाली खत्म हो, यानी कि अब यहां से क्या है, बच्चा सिर्फ एक शब्द को पढ़ता है। अब नोट्स में उसने पढ़ लिया रटना है, लेकिन एग्जाम में उसका क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में वो कहेगा रटने की ही जगह कहेगा रटने की बात, कभी कह देगा रटने की जगह याद करना, कभी कह देगा कंठस्थीकरण करना, कभी कह देगा प्रत्यास्मरण करना। क्या कह देगा? प्रत्यास्मरण कह देगा, कभी कह देगा दोहराव, कभी कह देगा वेधन। क्या कह देगा? वेधन कह देगा, कभी कह देगा अभ्यास या बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहते हो सर ये शब्द तो हमने पढ़े ही नहीं थे, हम तो एक चीज पढ़कर आए थे रटना, और वो एग्जाम में ये शब्द देता है। तो रटना कहे, याद करना कहे, या कंठस्थीकरण कहे, या प्रत्यास्मरण कहे, या दोहराव कहे, इन सब का एक ही मतलब है, बार बार एक ही चीज को करना। हमें बच्चे को मशीन नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना। अब जब हम बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं, इसको कहते हैं रटना। जैसे एनसीएफ 2005 किसने दिया? आज यशपाल ने, यशपाल ने, यशपाल ने। एनसीएफ 2005 कहता है ये प्रणाली खत्म होनी चाहिए, हमें बच्चे को रटाना नहीं है। रटने को ही कहते हैं याद करना, इसी को कहते हैं कंठस्थीकरण। क्यों? कोई भी चीज जो रटते हैं कंठ से ही तो रटते हैं। भाई डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, अब कंठ से रट रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंठस्थीकरण। इसी को कहते हैं प्रत्यास्मरण, इसी को कहते हैं दोहराव का मतलब बार बार, बार बार रिपीट। तो बार बार रिपीट कराना नहीं है। जहां ये शब्द दिख जाए, और मैं कह रहा हूं 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के लिख लो, ये आएगा ही आएगा। और बताओ कैसे कहूं? भाई आज मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दो, बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता, मैं बोर्ड पे ये लिख रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा। अब ये शब्द जहां दिखे इन्हें तुरंत आंख बंद करके काट देना। बताओ कोई दिक्कत है? इंग्लिश वाले बच्चे, आपको दिखेगा रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन, जहां आपको ये शब्द दिख जाए इनको तुरंत काट देना, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि रटने की जो प्रणाली है उसे खत्म करना है। हमें बच्चे को रटाना नहीं है, चिंतनशील बनाना है, बच्चे को चिंतन करने वाला बनाना है। ठीक है, अब और क्या कहता है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष को किससे जोड़ना है? गतिविधियों से जोड़ना है, गतिविधियों से जोड़ना है, एक्टिविटीज से जोड़ना है। यानी कि बच्चे को जो पढ़ाना है वो एक्टिविटी कर करके पढ़ाना। कैसे? आजकल मैं देखता हूं कभी कभी रील आ जाती है, रील में क्या होता आपने देखा होगा, ऐसे 3 पोस्टर लगे होते हैं फर्श पर, एक पे लगा होगा गाजर, एक पे लगा होगा मूली, एक पे लगा होगा आलू, ऐसे ही अलग अलग पोस्टर रहते हैं। अब 3 बच्चों के हाथ में पोस्टर रहते, एक के हाथ में रहता गाजर, एक के में मूली, एक के में आलू। तो बच्चे से बोलते हैं गाजर, तो बच्चा गाजर से गाजर पे कूद जाता, फिर कहते हैं मूली, मूली वाला कहता है मूली, फिर कहते हैं आलू, आलू वाला आलू। अब बच्चा खुशी से सीख रहा है, एक्टिविटी भी कर रहा है, उसका शरीर भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, क्रियाशील हो रहा है बच्चा। फिर कहते अदरक, अदरक वाला अदरक पे कूदेगा, फिर कहेंगे आलू, वो कहेगा आलू। अब देखो इससे क्या होता है, बच्चे को एक तो क्या मनोरंजन में चीजें समझ में आ रही है, एक्टिविटी कर रहा है, आलू के बारे में रटाना नहीं, अब उसे आलू की समझ आ गई, गाजर की समझ आ गई। इससे क्या है, जितनी भी सब्जियों के नाम है
बच्चा ऐसे ही सीख लेगा। वरना आप उससे यही कहते रहोगे, ये आलू है, ये गाजर है, ये मूली है, ये बथुआ है, ये करेला है, ये टिंडे हैं। ऐसे नहीं करना। एनसीएफ 2005 यही तो कह रहा है, गतिविधियों से जोड़ दो, एक्टिविटी से जोड़ दो। बच्चा जब एक्टिविटी करेगा बेहतर तरीके से सीखेगा। एक्टिविटी कर करके बच्चे को सिखाना है। वो खुद कहेगा आलू, प्याज, मटर, तो इससे बच्चा, दूसरा बच्चा क्या कहेगा, सर मेरा नंबर भी, मैं भी बनूंगा आलू, आलू, बथुआ, करेला। तो उसको कहते हैं कि कक्षा कक्ष को एक्टिविटी से जोड़ना है। क्लियर। दूसरी चीज, एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए। बाहरी वातावरण से जोड़ करके पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? जोड़कर पढ़ाना है। अब बाहरी वातावरण से जोड़ करके पढ़ाने का मतलब क्या होता है? यानी कि बच्चे का जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ करके हमें बच्चे को पढ़ाना है। कैसे? देखो बेटा, आप मुझे बताओ, जो आपके पापा दूध लाते हैं किसका लाते हैं? अब बच्चे के घर में है भैंस। बच्चा कहेगा सर जी भैंस का लाते हैं। बेटा भैंस कैसी होती है? बच्चा कहेगा सर काली होती है। फिर टीचर कहेगा कि भैंस के कितने सींग होते हैं? बच्चा कहेगा 2 सींग होते हैं। इसका मतलब बच्चे को रंग का भी ज्ञान हो रहा है, गिनती का भी ज्ञान हो रहा। भैंस के कितनी पूंछ होती है? 1 पूंछ होती है। अच्छा बेटा भैंस कैसे करती है? बच्चे को आवाज का भी ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब जब चीजों को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाता है तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। बेटा जो भैंस दूध देती है वो किस रंग का होता है? सर जी सफेद रंग का होता है। अब देखो, इसका मतलब बच्चा सफेद रंग को भी जानता है, काले रंग को भी जानता है। बच्चे को गिनती का भी ज्ञान है। तो जब बच्चे के दैनिक जीवन से, दैनिक जीवन का मतलब जो उसके आसपास की चीजें हैं, तो उससे जोड़ करके पढ़ाया जाता है तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। इसीलिए ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। ये ही एनसीएफ 2005 कहता है। और क्या कहता है एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 ये कहता है राष्ट्रीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब राष्ट्रीय मूल्यों को कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा, जो आपकी बुक होती हैं उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में पढ़ाया जाता है? महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय गान के बारे में पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है? बच्चे के मन में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव विकसित होता है। देश के प्रति प्रेम बनता है। भाई अंग्रेज हम पर क्यों गुलाम कर गए? हमारे देश में आए और हमको ही गुलाम बना गए। क्यों बना गए? क्योंकि हम में राष्ट्र के प्रति आस्था नहीं थी। तो बच्चों में राष्ट्र के प्रति आस्था हो, इसीलिए जो बच्चे का पाठ्यक्रम होता है उसमें राष्ट्रीय मूल्य होते हैं। पीछे आप देखना बच्चों की जो बुक होती है उसमें जन गण मन होता है। कभी बच्चे के बारे बच्चे को इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है, भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है। जो देश की अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में बताया जाता है, जिससे देश के बारे में बच्चे के मन में आस्था हो। ठीक है, क्लियर। आगे अब एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है? मेरी बात को समझना। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है या पूरे सीटेट का जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि हमें बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, सृजनात्मक बनाना है। कैसा बनाना है? क्रिएटिव बनाना है। तो एनसीएफ 2005 का अगर कोई आपसे उद्देश्य पूछे तो आप कह देना बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, रचनात्मक बनाने पर जोर देती है। तो एनसीएफ 2005 किस पर जोर देती है? कि बच्चे को हमें क्रिएटिव बनाना है। कैसा बनाना है? क्रिएटिव बनाना है, यानी कि रचनात्मक बनाना है।
रचनात्मकता का मतलब होता है कि बच्चा कुछ नया करके सीखे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ना तो बच्चे को प्राइज देना है, तो ना तो हमें बच्चे को पुरस्कार देना है। तो जहां पर भी प्राइज की बात आ जाए, जिस ऑप्शन में प्राइज की बात हो या जिस ऑप्शन में दंड या सजा की बात हो, हमें किसी भी प्रकार की बच्चे को कोई सजा नहीं देनी है। ना बच्चे को मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है, किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं देना। देखो, ना तो आपको प्राइज देना है। आप कहोगे प्राइज क्यों नहीं देना? क्योंकि प्राइज जो देना होता है वो बच्चे की खुद की रुचि को समाप्त कर देता है। आप कहोगे जब मैं 10th पास हुई थी ना सर, मेरे पापा ने मुझे स्कूटी दी थी, तो ये क्यों गलत हुआ? मेरे लिए तो अच्छी बात हुई। मैं बताता हूं क्यों गलत हुआ। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार भाई साहब हम अपने मामा के यहां पर जा रहे थे, तो पहले ट्रेन से जाते थे, आजकल तो लोगों के पास इतनी सवारी हो गई है। तो हम एक घोड़ा तांगे में बैठ गए। जब घोड़ा तांगे में बैठे तो तांगे वाला जो था उसका घोड़ा 4 कदम चलता और रुक जाता। अब तांगे वाला क्या करता, जेब से 500 रुपए निकालता, घोड़े के आगे 500 रुपए दिखाता और 4 ठुमके मारता। घोड़ा 4 कदम चलता। हमने कहा, फिर वो 4 कदम चलने के बाद फिर घोड़ा तांगे वाला 500 रुपए दिखाता, 4 ठुमके मारता, फिर जो घोड़ा 4 कदम चलता। मैंने कहा कि भाई अंकल क्या कर रहे हो, ऐसे तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। वो कहने लगा कि आज मेरे नालायक जो बेटे हैं उन्होंने शादी वाली घोड़ी इसमें बांध दी है, इसको 500 रुपए और 4 ठुमके देने की आदत है। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइज जो है, जब पुरस्कार देना घोड़े की रुचि को खत्म कर सकता है, तो बच्चे की को क्यों नहीं कर सकता? तो बच्चा एक टाइम ऐसा आएगा कि बिना प्राइज के काम ही नहीं करेगा। इसीलिए पुरस्कार देना गलत होता है। तो जिस ऑप्शन में प्राइज की बात हो, पुरस्कार की बात हो, इनाम की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। ना बच्चे को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देना है। पनिशमेंट भी नहीं देना है भैया, प्राइज भी नहीं देना है और पनिशमेंट भी नहीं देना है। और इन दोनों को ही कहते हैं पुनर्बलन देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भाई लिख लो, 2 नंबर पक्के आएगा ही आएगा, 2 नंबर पक्के कर लो। तो आपको रीइंफोर्समेंट, अब जहां पर भी आपको ये शब्द दिख जाए, चाहे पुनर्बलन दिख जाए, पुनर्बलन का मतलब है कि या तो बच्चे को प्राइज दो या बच्चे को सजा दो, और हमें दोनों ही नहीं देनी। इसका मतलब पुनर्बलन भी नहीं देना। तो जहां पर भी पुनर्बलन की बात हो, जहां पर सजा देने की बात हो, जहां पर पुरस्कार देने की बात हो, उन ऑप्शन को तुरंत काट देना है। क्यों? हमें बच्चे को प्राइज नहीं देना। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जब बच्चा सीखता है तो वो गलतियां भी करता है। गलतियों को ही कहते हैं त्रुटियां। कि भैया बच्चा त्रुटि भी करेगा, ऐसा थोड़ी है कि बच्चा सीख रहा है और वो गलती नहीं करेगा, बिल्कुल गलतियां करेगा। तो गलतियां जो होती हैं, एरर्स जो होते हैं, ये सीखने का भाग होते हैं। जो गलतियां होती हैं ये क्या होती हैं? सीखने का भाग होती हैं, सीखने का भाग होती है। तो कभी भी बच्चे की गलती पर ना तो बच्चे को मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है। क्यों? गलतियां हमें यह बताती हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। तो गलतियां क्या बताती हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है। इसीलिए बच्चे की गलती पर ना मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है। भाई एक बात बताओ, जब तक बच्चा गलतियां ही नहीं करेगा तो वो बेहतर तरीके से कैसे सीखेगा? तो जो गलतियां होती हैं वो सीखने का भाग होती हैं। गलतियां ही तो हमें बताती हैं कि एक्चुअल में बच्चा कैसे सीख रहा है। तो गलतियां सीखने का भाग हैं।
ये बता रही हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। ठीक है, अगला देखो, बच्चे को किसी भी प्रकार का तनाव, डर या भय का माहौल नहीं देना है। भय का माहौल, जहां ये शब्द दिख जाएं उनको तुरंत काट देना है। यानी कि बच्चे को जो हमें वातावरण देना है वो भय मुक्त देना है। भय मुक्त का मतलब है फियरलेस एनवायरमेंट हो। कैसा हो? जहां पर किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो, फियरलेस। कैसा होना चाहिए? फियरलेस एनवायरमेंट हो। यानी कि बच्चे को हमें डर का वातावरण नहीं देना है, फियरलेस एनवायरमेंट देना है। कैसा देना है? फियरलेस एनवायरमेंट देना है, डर का माहौल नहीं रखना। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। दोनों पेपर के लिए सीडीपी सेम होती है। मैं एक ही बात कहता हूं कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, अरे बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी जरूर थी लेकिन लगातार हो गई। जो बच्चा निरंतर पढ़ेगा, अब से भी मैं लिख के दे सकता हूं, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी तुझे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस दिमाग से सोचते हुए चलना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो हमें शिक्षा देनी है, ठीक है, जो हमें शिक्षा देनी है, वो शिक्षा जो देनी है वो समावेशी शिक्षा देनी है। कैसी देनी है? समावेशी शिक्षा देनी है। कैसी देनी है? समावेशी शिक्षा देनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। कैसी देनी है? इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। और एक लास्ट पॉइंट आपको और याद रखना है कि एक शिक्षक के तौर पर, अब मेरी बात को समझना, एक शिक्षक के तौर पर बच्चे की कोई भी भाषा हो, बच्चे की कोई भी संस्कृति हो, बच्चे की भाषा कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, कैसा भी बच्चे को ज्ञान हो, सबका शिक्षक को सम्मान करना है। यानी कि एक शिक्षक के तौर पर हमेशा बच्चे की कैसी भी भाषा, ये नहीं कहना कि बच्चा ये कह रहा कि मेरा बैग वा दे दो, अरे ये बच्चा कैसा, नहीं। बच्चे की कोई भी भाषा हो, बच्चे की कोई भी संस्कृति हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, बच्चे का कोई भी संस्कृति हो। एक बच्चा ईद मनाता है तो उसके साथ ईद मनाओ। एक बच्चा मुहर्रम मनाता है, उसके साथ उसकी संस्कृति का सम्मान करो। यानी कि बच्चे की कोई भी भाषा हो, कोई भी संस्कृति हो या कोई भी उसका ज्ञान हो, एक शिक्षक के तौर पर हमेशा क्या करना है? सम्मान करना है। एक नंबर दे रहा हूं 89 201 02816। इस नंबर पर क्या करना है? सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। आप कहोगे उससे क्या होगा? ऐसी ही बेहतरीन और धमाकेदार क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। क्लास कैसी लगी? जितने बच्चे देख रहे हैं उतने ही लाइक कर दो भाई, और जो बाद में देखे वो भी लाइक कर देगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे बता दिए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अब बच्चा फालतू में इस पीपीटी को मैं पढ़ाता हूं तो इसका क्या ही फायदा है जब ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। प्रोफेसर यशपाल, सभ्यता प्रगति, ये आता ही नहीं है। जितना पढ़ाया है वो आपके लिए काफी है। तो जो भाई बहन अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।